few years, I have seen a lot of terrorist attacks, but I have never seen something quite like this. A young woman sitting beside her husband's dead body. मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, मंदिर गया हूँ, मस्जिद भी, बट ऑनेस्टली मैं खुद को रिलीजियस नहीं मानता. Because religion has never been my identity. For me, people come first. उनका नाम या उनका धर्म नहीं. और मैं हमेशा सोचता था कि सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे, बट आई वॉज रॉन्ग. हिंदू है कि मुसलमान ने तो कलमा पढ़. Terrorists tried to identify non-Muslims. आतंकवादियों ने सिर्फ ये देखा कि सारे के सारे टूरिस्ट गैर मुसलमान. किसी के सामने उसकी दुनिया ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए. इस परिवार को देखिए, ये परिवार कार से ट्रैवल कर रहा था पहलगाम के वेस्टर्न वैली जाने के लिए, लेकिन परिवार के बड़े बेटे जॉर्ज और उसकी वाइफ लावण्या के बीच बहस शुरू हो जाती है. जॉर्ज कहता है कि मम्मी पापा को गैस की प्रॉब्लम है, हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद वेस्टर्न वैली चलते हैं. लेकिन लावण्या का कहना था कि कुछ ही देर की बात है, हम वेस्टर्न वैली चलते हैं, मैंने इंटरनेट पर देख रखा है, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, तो वहाँ जाकर हम खाना खा लेंगे. लेकिन जॉर्ज जो था वो अपनी बात पर अड़ जाता है कि पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि मम्मी पापा की हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घूमना वगैरह बाद में. तो अब पूरी फैमिली वेस्टर्न वैली से 2 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर रुक जाती है. फैमिली के सभी 11 लोग बैठते हैं और खाने में ऑर्डर होता है मटन रोगन जोश. बट जॉर्ज जैसे ही पहला बाइट खाता है वह रुक जाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि मटन रोगन जोश में काफ़ी ज़्यादा नमक था. जॉर्ज पूरे ढाबे के स्टाफ पर भड़क जाता है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा को बीपी की प्रॉब्लम है, वो इतना नमक नहीं खा सकते, तो अब आप एक काम करो, हमें नहीं खाना, आपका जितना बिल हुआ है हमें बताइए, हम आपके यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे. लेकिन कश्मीर की मेहमान नवाजी तो कुछ ऐसी है कि आपको बिना खाए जाने ही नहीं देंगे. तो ढाबे के जो ओनर थे वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए जनाब, हम आपको बिना खिलाए नहीं जाने देंगे, आपके लिए नया मटन रोगन जोश बनाएंगे. काफ़ी मनाने के बाद जॉर्ज मान जाते हैं और फैमिली के सभी 11 लोग बैठकर खाना खाते हैं. लेकिन जैसे ही जॉर्ज का खाना खत्म होता है वह देखता है कि वेस्टर्न वैली की तरफ से काफ़ी भीड़ घबराहट से भागती हुई आ रही है. तभी जॉर्ज एक शख्स से पूछता है कि आप इतने घबरा कर क्यों भाग रहे हैं, और वो शख्स लड़खड़ाती हुई जुबान से एक लफ्ज़ कहता है कि वहाँ पर अटैक हुआ है और वो लोग हिंदुओं को मार रहे हैं. Pahalgam terror attack. Pahalgam terror attack. पहलगाम टेरर अटैक. Hindus were shot first. 26 innocent people were killed in cold blood. यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दी. 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाकर पहलगाम के वेस्टर्न टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया गया. मेरे लिए हमारे सामने शुभ किया. जाओ मोदी को बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे. हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारी. अब ये जो अटैक हुआ है ये कोई रैंडमली तो नहीं हुआ, ये पूरी प्लानिंग के साथ सोचा समझा अटैक है. तो इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा. पहले हम इस तस्वीर को देखते हैं. इसमें 4 लोग दिख रहे हैं. इस शख्स का नाम है मूसा, जो कि पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है और पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का एक्स कमांडो. इसकी कहानी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इस शख्स को देखिए. इसका पूरा नाम है आदिल हुसैन ठोकर, जो कि इस अटैक का पहला टेररिस्ट था. Adil Hussain Thakur. He has been one of the main accused involved in this horrible attack, massacre of innocent people. जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुरी गांव में 1992 में पैदा हुआ. आदिल जब पैदा हुआ तो वह भी आम बच्चों की तरह ही था. इसने शाह हमदम स्कूल से 8th तक की पढ़ाई की और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th कंप्लीट किया. फिर रहमत आलम कॉलेज अनंतनाग से उर्दू में MA कंप्लीट करके टीचर बन गया. वैसे तो ये ज़्यादा चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता ये उसके जनाजे में ज़रूर शामिल हुआ करता था. लेकिन और बाकी किसी टेरर एक्टिविटीज़ में कभी शामिल नहीं हुआ. 29 अप्रैल को आदिल अपने घर पर कहता है कि उसका एक एग्ज़ाम है जिसके लिए उसे बडगाम जाना पड़ेगा, जो कि कश्मीर में ही पड़ता है, और एग्ज़ाम देकर वापस आ जाऊंगा. तो घर वाले मान जाते हैं, लेकिन आदिल को गए हुए 3-4 दिन हो जाते हैं और आदिल का कोई भी अता पता नहीं होता. आदिल के परिवार वाले उसको फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है. काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद आदिल की मम्मी शहजादा बानू 2 मई 2018 को पुलिस स्टेशन में मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करवाती हैं.
लेकिन आदिल की तो यहाँ कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। आदिल ने बिना किसी को बताए पाकिस्तान का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रखा था फॉर हायर स्टडीज़, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इसका वीज़ा भी अप्रूव कर दिया था। इसी वजह से आदिल घर में झूठ बोलकर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर से लीगल तरीके से मई 2018 में पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन पाकिस्तान जाकर इसको कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करनी थी। वहाँ पहुँचते ही ये सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ता है और सबसे पहले पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के लोगों से मिलता है और उनके साथ पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप पर पहुंचता है, जो कि इंडियन बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ताकि ये आगे जाकर कश्मीर में हमले कर सके, और वहीं लश्कर तैयबा के कैंप में रहता है। लश्कर तैयबा वही आतंकवादी ग्रुप है जो इंडिया में एक्टिवली अटैक्स प्लान करता है। 26/11 भी इसने ही करवाया था। Lashkar Taiba had claimed responsibility for the attack. बट पहलगाम का जो हमला है वो TRF ने किया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट। Resistance Front has claimed responsibility for the attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. तो आदिल लश्कर तैयबा के कैंप में क्यों ट्रेनिंग ले रहा था? आदिल की कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे, बट पहले लश्कर तैयबा और TRF को समझते हैं। So what exactly is the Resistance Front? मकसद और लक्ष्य सिर्फ एक है, हिंदुस्तान को लहूलुहान करना और जम्मू कश्मीर में आतंक की खेप को और ज्यादा बढ़ाना। सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। 2018 में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि टेरर फंडिंग वगैरह ट्रैक करती है, देखती है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद को काफ़ी फंडिंग दे रहा है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देती है। पाकिस्तान अब ऐसे शो करता है कि उसने सारी टेरर फंडिंग वगैरह रोक दी है, अब वो अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता और सपोर्ट नहीं करता। बट ये सब झूठ बातें थी, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जाने के कुछ दिन बाद ही ये लोग पुलवामा अटैक कर देते हैं। IED blast in Jammu and Kashmir's Pulwama sector. 40 CRPF personnel have been killed and several injured in an improvised explosive device blast in the Pulwama district of Jammu and Kashmir. और फिर FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर आपने टेररिस्ट ग्रुप्स को बैन नहीं किया तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और ब्लैकलिस्ट करने से कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करती, लोन नहीं देती, तो कंट्री का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो इन टेररिस्ट ग्रुप्स ने भी थोड़ी शांति पकड़ ली, लेकिन लगभग 5 महीने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए युग की शुरुआत। Abrogation of Article 370 in India's Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो पाकिस्तानी परेशान हो गए कि अब कश्मीरी हमसे अलग हो जाएंगे, वो इंडिया को प्यार करेंगे, कश्मीर में डेवलपमेंट होगा। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहाँ बन रही है। वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे वहाँ के लोगों के पास पैसे आएंगे और धीरे धीरे उनके मन में इंडिया के लिए नफरत खत्म हो जाएगी और वो इंडिया से प्यार करने लगेंगे। 3 million tourists visited Diwali in 2024, breaking all previous records. 3 महीने का पहले से ही सोल्ड आउट था। यूथ लाल चौक में खड़ा होके बोलता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। टूरिस्ट हमारी जान है। तो ये सारी बातें सोचकर आतंकवादियों और पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो अब चाचाओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स मिलकर मीटिंग करते हैं और एक प्रॉक्सी ग्रुप बनाते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। इस ग्रुप को ऐसे डिज़ाइन किया गया था जिससे लगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कश्मीरी यूथ को प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस ग्रुप को बनाया है, ताकि पाकिस्तान का नाम ना आए और वो बचा रहे। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से। इसलिए आदिल जो था, इसे लश्कर तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही थी। दौरा-ए सूफा, दौरा-ए आम, दौरा-ए खास, ये सारी चीज़ें इसे सिखाई जा रही थी ताकि आगे जाकर ये कश्मीर पर अटैक करे।
टीआरएफ का फॉर्मेशन हो चुका था। टीआरएफ की हायरिंग में एक शख्स था मूसा, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। Hashim Musa is the mastermind behind this attack. Hashim Musa is a former para commando of Pakistan's elite special service group. इसका पूरा नाम है हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तान में पैदा हुआ था और पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स में था, बट इसकी ड्यूटी को टर्मिनेट करके इसे लश्कर ताइबा को लोन पर दे दिया जाता है। मतलब अब ये आतंकवादी ग्रुप एलईटी के साथ काम करेगा। इसकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी हुई थी। ये कई दिनों तक जंगलों में बर्फ़ में बिना खाए पिए रह सकता था। तो ये डिसाइड होता है कि कश्मीर में जितने भी अटैक होंगे उन सबको मूसा ही लीड करेगा। सितंबर 2023 हाशिम मूसा और अली भाई, ये स्केच है अली भाई का, ये दोनों मिलकर एलओसी के पास गांव है कठुआ और सांबा, यहाँ से दोनों इंडिया में एंटर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग इंडिया में एंटर कैसे करते हैं? इतनी सिक्योरिटी, इतनी फोर्सेस होने के बाद भी ये लोग इंडिया में इलीगली एंटर कर जाते हैं। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे एलईटी और जैश-ए मोहम्मद, इन्होंने काफ़ी सारी टनल्स बना रखी हैं एलओसी के पास, जो कि फोर्सेस और आम लोगों से छुपी हुई होती हैं। Security force have discovered a tunnel beneath the India-Pakistan international border fence in Samba sector of Jammu Union Territory. टनल के एंड पर ये लोग पेड़ लगा देते हैं या फिर किसी तरह छुपा देते हैं। जब ये दोनों कश्मीर पहुंचते हैं तो इनको OGW रिसीव करते हैं। अब आपको OGW के बारे में भी थोड़ा समझा देता हूँ। ये लोग कश्मीर के लोकल होते हैं। इनके अंदर इंडिया के लिए नफरत तो होती है, लेकिन हथियार उठाने से डरते हैं, इसलिए ये टेररिस्ट की मदद करते हैं। जैसे उनको रहने के लिए ठिकाना देना, चीज़ें अरेंज करना, उनको खाना देना, सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन देना और रूट बताना। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक एक्स OGW ये सारी चीज़ें बता रहा है। हम कश्मीरी OGW जो भी है, कश्मीरी सब यूथ, ये भी यही चाहते हैं कि मिलिटेंट को, मतलब कि एक तो इसको प्रोटेक्ट करना और दूसरा इसको किसी भी जगह पे सेफ रखना या खाना वगैरह पहुंचाना, मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि इसको प्रोटेक्ट करना। जब अली और मूसा एंट्री करते हैं तो OGW उनको खारी, महोरे और बसंतगढ़ जैसे एरियाज में रखते हैं ताकि वो सेफ रहें। तो अब हमले के दो मेन कैरेक्टर्स कश्मीर में आराम से एंट्री कर चुके थे और प्लानिंग और रेकी वगैरह कर रहे थे। फिर आदिल ठोकर, जो अपने घर पर एग्जाम का बहाना देकर पाकिस्तान गया था, अक्टूबर में उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वो भी पाकिस्तान से इंडिया वापस आ जाता है। तो अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी टीआरएफ के कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे। तो इसके लिए हम पहले टीआरएफ का नेटवर्क समझते हैं। टीआरएफ जो था वो बेसिकली कश्मीर में ही टेररिज्म फैलाने के लिए बनाया गया था। तो इनको इसका हेड भी कोई ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए था जो कश्मीर का लोकल भी हो और इनके साथ कोई लंबे टाइम से काम भी कर रहा हो। तो एलईटी का एक खास आदमी था कश्मीर के कुलगांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, जिसका नाम था अब्बास शेख, जिसको टीआरएफ वाले यहाँ का हेड बना देते हैं। और इसका ही एक दोस्त था सज्जाद गुल, जिसको भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, जो कि काफी टाइम से पाकिस्तानी टेरर एक्टिविटीज वगैरह संभाल रहा था। एक और शख्स था फारूक अहमद, जिसको यहाँ के OGW से काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर हथियार अरेंज करे गए। इन्होंने जो अटैक में गन्स यूज करी हैं वो कोई नॉर्मल गन्स नहीं है। अब जो AK-47 है इंडिया में ओनली फॉर डिफेंस यूज़ होती है, वह एक रशियन ओरिजिन की गन है। जिन आतंकवादियों के पास रिसोर्सेज नहीं होते वह इस गन का यूज़ करते हैं। जैसे कि 26/11 के अटैक में भी AK-47 का यूज़ किया गया था। बट चौंकाने की बात यह है कि इन्होंने अमेरिकन वेपन M4 कार्बाइन का यूज़ किया है इस अटैक में, जिसके लिए अच्छी ट्रेनिंग और काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और ये एक फुल फ्लैजेड गन है जिसमें आप GoPro, ट्रैकर और कैमरा वगैरह माउंट करके लाइव ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब हथियारों का भी अरेंजमेंट हो जाता है, बट जिसको TRF का हेड बनाया था अब्बास शेख, उसे कश्मीर पुलिस ओपनली मार देती है। तो इसका जो दोस्त था सज्जाद गुल, उसको यहाँ का हेड बना दिया जाता है। तो अब ये सारे लोग मिलकर छोटे मोटे अटैक्स करते हैं, जैसे नॉन कश्मीरीज को मारना, कश्मीर में जो लोग काम करने आए हैं उनको मारना। At least 7 people, including a doctor from Budgam and 5 non-local laborers, were killed and many others injured in a major terrorist attack in the Ganderbal district of Jammu and Kashmir. A migrant worker was killed and 2 others were injured during a terror attack in Pulwama district of Jammu and Kashmir. बट इनके जो हेड थे, जो पाकिस्तान में बैठे थे, वो कुछ बड़ा चाहते थे। मार्च 2025 में हमारे मोदी साहब अनाउंस करते हैं कि 19 अप्रैल को वो कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करने के लिए आएंगे। के आशीर्वाद से आज
वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। तो सज्जाद गुल, आदिल ठोकर, अली और हासिम मूसा किश्तवाड़ के जंगलों में छुपे हुए थे। किश्तवाड़ जो है वो अनंतनाग के काफ़ी घने जंगलों वाला इलाका है जहाँ पे आम इंसान का सरवाइव करना मुश्किल है। अब जब इनको खबर मिलती है कि 19 अप्रैल को कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है तो ये सज्जाद गुल जो है अप्रैल के महीने में प्लानिंग स्टार्ट कर देता है कुछ ग्रैंड अटैक करने की, क्योंकि कश्मीर वॉज ग्रोइंग सो फास्ट। in the Kashmir Valley with over 1.7 lakh tourists. We are witnessing huge rush of tourists from the last 5 years. We're only in the month of August and more than 1.2 crore tourists have visited Kashmir. कश्मीर की वादियों में आइए, बहुत मज़ा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। 2024 में 35 लाख टूरिस्ट आए थे कश्मीर में। अब टूरिस्ट आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहाँ के लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे, और फाइनेंशियली फ्री होंगे तो खुश होंगे। इसी बात से पाकिस्तान को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर में कोई पैसा ना आए और कश्मीर की ग्रोथ ना हो, वहाँ के लोग परेशान हो। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे कश्मीर में। इसलिए इन्होंने जो अटैक किया वो हिंदुओं को टारगेट करके किया, क्योंकि जब ग्लोबली न्यूज़ फैलेगी कि कश्मीर में टूरिस्ट को मारा जाता है, नॉन मुस्लिम्स को मारा जाता है, तो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएंगे, और कश्मीर का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म से ही है। तो टूरिस्ट नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो कश्मीर के हालात वापस से खराब हो जाएंगे। बस यही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था धर्म पूछ के लोगों को मारने का। अभी ये सज्जाद गुल और 3 आतंकी प्लान बनाते हैं कि इनॉग्रेशन में जो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे उन पर अटैक किया जाएगा ताकि न्यूज़ वर्ल्ड वाइड फैले। फिर ये लोग एक 5 स्टार होटल पर अटैक करने का प्लान करते हैं। 4 अप्रैल 2024 को रेकी स्टार्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और सज्जाद गुल को शेयर करते हैं। सज्जाद गुल जो था वो पाकिस्तान में LET के ग्रुप्स के साथ शेयर करता है और डिस्कशंस करता है। अब ये जो कम्युनिकेशन करता है इंडिया में बैठकर पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के साथ, इसके लिए ये हुवाई का फ़ोन यूज़ करता है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है। हुवाई के फ़ोन्स पहले इंडिया में बहुत बूम पर थे, बट सिक्योरिटी और डेटा ब्रीच की वजह से इसे इंडिया में बैन कर दिया गया, बट पाकिस्तान में अभी भी यूज़ होते हैं। इन फ़ोन्स की खास बात यह है कि इनके अंदर इंटरनल सैटेलाइट एंटीना इंस्टॉल किया गया था, ताकि कोई इमरजेंसी हो, जैसे कई बार हम बहुत रिमोट एरियाज़ में चले जाते हैं और हमारे सिम में नेटवर्क नहीं आता, तो वहाँ पर यह सैटेलाइट का यूज़ करके वॉइस कॉल और मैसेजेस भेजने के काम आता है, जो कि चाइना की सैटेलाइट यूज़ करके होता था। जैसे हुवाई के P60 सीरीज़ के फ़ोन सैटेलाइट फ़ोन का भी काम करते थे, जो कि इलीगल लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी। तो इन्हीं फ़ोन्स का यूज़ करके ये लोग किश्तवाड़ के जंगलों से LET से कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि इनके फ़ोन का डेटा फैच नहीं होता, बिकॉज देयर फ़ोन इज़ यूजिंग चाइनीज़ सैटेलाइट। और इसी वजह से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसको भी कोई खबर नहीं मिलती इस अटैक के बारे में। कुछ आतंकी और OGW के पकड़ जाने से ये होटल पर अटैक करना कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही इंडियन फोर्सेस को पता लगता है कि कुछ होने वाला है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और मोदी जी भी अपना विजिट कैंसिल कर देते हैं। बट पाकिस्तान से प्रेशर आ रहा था, तो ये सब मिलकर अब किसी टूरिस्ट स्पॉट पर ही अटैक करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि कश्मीर में लास्ट टूरिस्ट अटैक 30 साल पहले हुआ था। अटैक नहीं, बेसिकली किडनैपिंग हुई थी। इसी सेम जगह पर 4 जुलाई 1995 को 6 टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिसमें 2 ब्रिटिश थे, 2 अमेरिकन थे, एक जर्मन स्टूडेंट और एक नॉर्वे का एक्टर। सभी 40 टेररिस्ट आते हैं और इन 6 लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं और डिमांड करते हैं मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है, जो कि फिर आगे जाके कंधार हाईजैकिंग में रिहा किया गया था। बट उस टाइम इंडिया इनको इतना रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर 13 अगस्त 1995 को नॉर्वेजियन एक्टर की डेड बॉडी मिलती है पहलगाम के आसपास के इलाके में, जिसका सर अलग था और धड़ अलग था, मतलब उसके सर को शरीर से अलग करके उसे मार दिया गया था। लेकिन 17 अगस्त 1995 को जो अमेरिकन टूरिस्ट था जॉन चिट्स, वो वहाँ से भाग जाता है। They were making the best they could of the situation, and they are hoping and praying for their quick release. बट उन 4 लोगों का कभी आज तक कोई पता नहीं लगता। तो वापस ये सज्जाद और मूसा मिलकर टूरिस्ट पर अटैक करने का प्लान करते हैं, और पाकिस्तान में बैठे लीडर्स को भी ये प्लान काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, और इनको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। फिर ये 4 लोकेशंस की लिस्ट बनाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर होता है आरू वैली, दूसरे नंबर पर होता है लोकल अम्यूज़मेंट पार्क,
तीसरे नंबर पर होती है वेताब वैली और चौथे नंबर पर होती है वेसरन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो अब इनको 4 लोकेशंस में से कोई एक सिलेक्ट करनी थी। सबसे पहले ये एलिमिनेट करते हैं आरू वैली को, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम था और रोड्स काफ़ी अच्छे थे, तो पुलिस फोर्स आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर ये अम्यूज़मेंट पार्क को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से पहलगाम पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 500 मीटर थी, तो ज़्यादा देर तक ये लोगों को नहीं मार सकते थे। थर्ड बेताब वैली को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि आतंकियों के पास यहाँ से भागने के ऑप्शंस नहीं थे और फोर्सेस भी पास में थी। तो अब बचता है वेसरन वैली, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते थे। और मेन चीज़, यहाँ पर कोई व्हीकल नहीं आ सकती, यहाँ पर आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा या तो फिर खच्चरों पे आना पड़ेगा। और सीआरपीएफ को आने में भी मिनिमम 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ से मेन बेस जो सीआरपीएफ का है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वेसरन उर्फ मिनी स्विट्जरलैंड को ये लोग फाइनल कर देते हैं, और इनको डिटेल्स की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान में इन्फॉर्म करते हैं कि इन्होंने अटैक के लिए वेसरन वैली को फाइनल कर लिया है। अब इनको रेकी के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस की ज़रूरत होती है। तो एक अमेरिकन कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज़, जो अलग अलग कंट्री की ऑथराइज्ड फोर्सेस को इमेजेस प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे यहाँ पर डिफेंस और इसरो को। बेसिकली ये रिसर्च पर्पस के लिए सैटेलाइट से हाई क्वालिटी डेटा और इमेजेस प्रोवाइड करती है, और ये बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस और हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। ये 1 क्लिक जूम के लिए 3 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। बट खास बात यह है कि अटैक से कुछ दिन पहले ही इस कंपनी से पहलगाम वेसरन वैली की कुछ हाई क्वालिटी इमेजेस पाकिस्तान की एक कंपनी BSI बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल ने खरीदी, और 12 अप्रैल को ये फाइनल ऑर्डर दे देते हैं पहलगाम की इमेजेस का। और फिर दूसरा ऑर्डर अटैक होने के बाद 24 अप्रैल और 29 अप्रैल को देते हैं। मई के महीने में इन्होंने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ये BSI जो कंपनी है ये कोई फेयर कंपनी नहीं है, ये टेररिस्ट ग्रुप्स की ही पेरेंट कंपनी है। तो अब सारी डिटेल्स और सारी प्लानिंग हो चुकी थी। आदिल ठोकर और 2 आतंकवादी वेसरन के आसपास के एरिया में थे, बट मूसा और अली भाई को जब फाइनल कॉल किया जाता है तो ये किश्तवाड़ के जंगलों से वेसरन की तरफ बढ़ते हैं एल्पाइन क्विस्ट ऐप का यूज़ करके। ये ऐप बिना इंटरनेट के पहाड़ों में डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, और इस ऐप में इन्होंने उन हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज़ किया जो BSI ने अरेंज करवाई थी। और इन इमेजेस और ऐप का यूज़ करके ये लोग किश्तवाड़, दकसूम, लारनो, चटपाल, ऐश मुकाम के रूट से वेसरन पहुंचते हैं। 21 घंटे कंटिन्यूस माउंटेन्स में पैदल चलने के बाद ये लोग वेसरन के आसपास के जंगलों में आकर छुप गए थे। तो मतलब अब अटैक करने वाले सारे आतंकवादी वेसरन के जंगलों में आ चुके थे। अब तारीख आती है 22 अप्रैल 2025। मंगलवार का दिन था। खूबसूरत नज़ारे, हरी घास, लंबे देवदार के पेड़ और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये इतना खूबसूरत है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो कि 800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा एक मैदान है। आमतौर पर यहाँ पर परिवार, न्यूली मैरिड कपल्स और घूमने वाले टूरिस्ट अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं। यहाँ आने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, सिर्फ ट्रैक करके या खच्चरों का सहारा लेकर आना पड़ता है। 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे इस रैली का गेट खुलता है और सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आने लगते हैं, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो UAE में काम करते थे, छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे। अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड करते हैं और फिर कश्मीर घूमने आते हैं। कुछ नेपाली टूरिस्ट भी थे। ऐसे ही सुबह से लगभग 1000 टिकट्स बिक चुकी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। मगर सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अब सिर्फ 400 टूरिस्ट ही बचे थे। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई जिपलाइनिंग कर रहा था, कोई फैमिली के साथ फ़ोटोज़ ले रहा था। किसी को भी कुछ पता नहीं था कि थोड़ी देर में यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि ये जन्नत जैसा नज़ारा एक नर्क में तब्दील हो जाएगा। 1:45 पर आदिल ठोकर कश्मीरी फैरन पहनकर एंट्री करता है। इसी में उसने गन भी छुपा रखी थी और बीच में आकर हवाई फायरिंग कर देता है, ताकि ये सारी पब्लिक घबरा कर मेन गेट की तरफ जाए। और मेन गेट पर हासिम मूसा और अली भाई CRPF की कॉस्ट्यूम में M4 कैराबाइन लेकर वेट कर रहे थे। तो जब सारे लोग मेन गेट की तरफ भागते हैं तो मूसा, जो कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स में था, ये सबसे पहले शुभम द्विवेदी के पास जाता है, जो कि अपनी वाइफ ऐशियाना से बात कर रहे थे। मूसा पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। जब शुभम कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो वो उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां मारता है। अरे हिंदू या मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दी। पहली गन उसी पे चलाई,
उनकी वाइफ के सामने ही शुभम को मार दिया जाता है और जब उनकी वाइफ कहती हैं कि मुझे भी मार दो तो मूसा कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम मोदी को जाके बता सको कि हमने क्या किया है। कि उन्होंने जब उन वाइफ्स ने बोला कि हमें मार दो, हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया अपने गवर्नमेंट को बताओ जाके। उसके बाद वो देवाशीष भट्टाचार्य के पास जाता है और जब वो कलमा पढ़ लेते हैं तो वो उन्हें छोड़ देता है। फिर वो इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पास जाता है जिनकी रिसेंटली 6 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने आए थे। जब विनय कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मूसा उनका पैंट उतारता है और उनकी न्यूली मैरिड वाइफ के सामने ही उनको गोली मार देता है। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 4 दिन पहले शादी की खुशियां मना रहे थे, आज मातम मना रहे हैं। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। हिमांशी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ उसने सारी जिंदगी रहने का सपना देखा था वो सिर्फ 6 दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग सुशील नैथनियल के पास जाते हैं जो इंदौर से अपनी फैमिली के साथ ईस्टर मनाने आए थे और जब वो भी कलमा पढ़ने में फेल हो जाते हैं तो उनको भी गोली मार दी जाती है। क्योंकि मेरे मिस्टर को वो बोल रहे थे कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ सर। वो बिंदास चला रहे थे गोलियाँ। तभी सैयद आदिल हुसैन शाह जो लोकल कश्मीरी खच्चर वाला था, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, वो ये सब देखता है और थोड़ी बहादुरी दिखाता है और आतंकवादियों से कहता है ये सब हमारे मेहमान हैं, हम इनके साथ गलत नहीं होने देंगे और आतंकवादियों पे कूद जाता है। उनकी गन पकड़ के उनसे लड़ाई करता है बट वो आतंकी इसको भी 3 गोली मार देते हैं। उनकी मौत को बचाते बचाते मेरा लड़का आदिल हुसैन भी चला गया। फख्र भी करता हूँ अपने बेटे पे। हमें नाज है अपने बेटे पे। हमारा बेटा कुर्बान हो गया अपने मुल्क के लिए, अपने मेहमानों के लिए। होनहार आदिल जिसका पूरा परिवार उसके भरोसे था, उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये और लोगों के पास भी जाते हैं, जैसे नेपाल से आए सुदीप नफ्यूने, अरुणाचल से आए इंडियन फोर्स के कॉर्पोरल ऑफिसर टांगे हेलियांग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो बिहार से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ फैमिली वेकेशन मनाने के लिए आए थे। थोड़ा बताइए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। सोचिए क्या सिचुएशन होती होगी अगर हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी को चोट भी लग जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, और यहाँ इन लोगों की इनकी आंखों के सामने लाइफ तबाह हो रही थी। कितने कायर लोग थे जो आम निहत्थे लोगों को M4 कैराबाइन से मार रहे थे और ऐसे ही करके उन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 24 हिंदू थे, 1 मुस्लिम और 1 क्रिश्चियन भी था। ये सारी चीज़ें इन आतंकियों ने सिर्फ 25 मिनट के अंदर की और उसके बाद जंगलों में भाग गए। वहाँ पर मदद के लिए कोई भी नहीं था, ना कोई पुलिस और ना कोई आर्मी। फिर बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे पुलिस को पहला कॉल जाता है कि वेस्टर्न वैली में अटैक हुआ है। तभी कुछ लोकल पोनी वाले मदद के लिए आगे आते हैं और उन लोगों को खच्चर के जरिए नीचे लाया जाता है। वहाँ पे हमने जो इंजर्ड देखा है वो हमने हमारा मतलब पहला प्रायोरिटी वही बनता था, उनको कैसे सेफली हॉस्पिटल पहुंचे उनका मदद किया हमने। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर लगभग 20 मिनट बाद वहां पर इंडियन आर्मी पहुंचती है, रेस्क्यू करती है और हेलीकॉप्टर से एवैक्यूएशन स्टार्ट करती है। आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, वेस्टर्न का सारा जंगल को छान मारते हैं, फिर भी आतंकी नहीं मिलते। उनके स्केचेस बनाए जाते हैं और उन पर 20 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है, पर अब तक इनका कोई अता पता नहीं लगा। शायद ये किसी तरीके से वापस पाकिस्तान एंटर कर गए होंगे। After 3 months and 6 days, security forces have hunted down and eliminated the mastermind of Pahalgam on the 22nd of April. किसी के सामने उसकी दुनिया ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए।